आप सभी का यथोचित अभिवादन। साझेदारी खातों में आज हमारा टॉपिक है मैनेजर का कमीशन तथा अन्य समायोजन। देखिए, बहुत बार शुद्ध लाभ के साथ साथ हमें कुछ समायोजन भी क्वेश्चन में दिए गए होते हैं। वो समायोजन हैं जैसे मैनेजर को देय कमीशन, अप्राप्य ऋणों के लिए आयोजन, ह्रास के लिए आयोजन आदि आदि। अतः साझेदारों के विभाजन योग्य लाभ की गणना करने से पहले इन समायोजनाओं का लेखा कर लेना चाहिए। लेखा कैसे करेंगे? ये टॉपिक वही है पुराना। अगर आपको लाभ पर कमीशन लगाने से पहले कमीशन देना हो तो आपको क्या करना होगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। और अगर लाभ पर कमीशन लगाने के पश्चात कमीशन देना हो तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये टॉपिक मैंने कल भी हल्का सा मेंशन किया था। आज हम इस टॉपिक को एक एग्जांपल के ज़रिए भी जानेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 13 जिसमें कहा गया कि पी और क्यू एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2014 को उनकी पूंजी क्रमशः 2,20,000 और 1,80,000 है। वह लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2014 को उन्होंने अपनी अपनी पूंजी की राशियों को 2 लाख प्रत्येक साझेदार के रूप में करने का निर्णय ले लिया। यानी कि पहले जहां पी की पूंजी 2,20,000 थी वो भी 2 लाख रह जानी है, और जिनकी पूंजी क्यू की पूंजी जहां 1,80,000 थी वह भी 2 लाख हो जानी है। तो इसके लिए वे आवश्यक नकद राशि या तो निकालेंगे या वो लाएंगे। ठीक। साझेदारी अनुबंध के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि 2,20,000 और 1,80,000 चूँकि 1 जनवरी को थे, और ये जो 2 लाख का काम है ये 1 अप्रैल 2014 को होना है। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक पी की पूंजी 2,20,000 है, यानी कि ये 3 महीने के लिए 2,20,000 पर ब्याज लगेगा। इनकी क्यू की जो पूंजी है 1,80,000, इस पे 3 महीने का 1,80,000 पर ब्याज लगेगा। उसके बाद 1 अप्रैल से दोनों की पूंजी चूंकि 2 लाख हो गई है तो अगले 9 महीने के लिए दोनों का 2-2 लाख पर ब्याज निकाला जाएगा। ये कैसे करेंगे अभी हम जानेंगे। हम एक बार सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। पी को ब्याज के अलावा आगे का क्या है सवाल कि पी को 6,000 रुपये वार्षिक कमीशन दिया जाएगा और क्यू को 1,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। चूँकि ये मासिक वेतन है तो 1,000 गुणे 12 करने पर वार्षिक वेतन आ जाएगा। क्यू जो है वो अपना मासिक वेतन नियमित रूप में निकालता रहा, जबकि पी ने 11,500 मूल्य का एक ओवन फर्म से लेकर अपनी बेटी को उपहार में दिया। तो ये जो 11,500 का उसने एक निजी प्रयोग में उपहार के स्वरूप में बेटी को ले लिया है, इसको हम आहरण मानेंगे। क्या मानेंगे? आहरण, यानी कि ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगर कोई पार्टनर करता है तो उसका हम क्या करते हैं, आपको पता होगा। पार्टनर जब कभी भी ड्राइंग करता है तो उसके चालू खाते में ड्राइंग्स को दिखाते हैं। ठीक है, कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे भी क्वेश्चन में थोड़ी सी एक बात और है, उसे भी पढ़ लेते हैं कि साझेदारी अनुबंध के अनुसार फर्म के मैनेजर को समायोजन से पहले के लाभ में से 10% कमीशन का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो भी लाभ आएगा इन समायोजनों के पहले, जो भी लाभ होगा उसका 10% कमीशन मैनेजर को दे दिया जाएगा। ये पहले है, पश्चात नहीं है। इसलिए सीधे सीधे फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा वही लाभ, समायोजन के पहले का लाभ गुणे दर बटे 100। ठीक है, और इससे मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। ओके, तो चलिए आगे की सूचना ये हमसे कही जाती है कि 31 दिसंबर 2014 को पूंजी पर ब्याज जो था, ठीक है, पूंजी पर ब्याज साझेदारों के वेतन कमीशन के समायोजन से पहले फर्म को 1,20,000 का लाभ हुआ। यानी कि इन सारे समायोजनाओं के पूर्व जो लाभ है वो 1,20,000 है। आपको इसमें करना क्या है? लाभान नियोजन खाता बनाना है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं और चालू खाते बनाने हैं।
तो कैसे करना है, क्या करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, हमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में सबसे पहला कदम हम उठाएंगे, यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट अवेलेबल है 1,20,000 वो हम यहाँ उतार लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट हम बना रहे हैं। डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले हम करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000। ठीक। मैनेजर का कमीशन इन्होंने कहा था 10% है, और 10% कैसा है, अगर आप क्वेश्चन अपने सामने रख सकें, 10% कैसा है, 10% है कमीशन घटाने के पूर्व के लाभ का। देखिए कमीशन क्या है, फर्म के मैनेजर को समायोजन के पहले के लाभ में से 10% कमीशन मिलेगा। तो समायोजन के पहले का लाभ कितना था, कि 1,20,000, और इसका 10% हमें कमीशन देना था, तो हमने 1,20,000 का 10% यानी 12,000 लिख लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकाला जाएगा वो मैंने अभी जैसे कहा था, पहले 3 महीने के लिए 2,20,000 पे 5,500, और अगले 2 लाख पर 9 महीने के लिए 15,000। तो ये पी का कमीशन हो जाएगा 20,500। ये कैसे आया, आइए इसकी गणना आपको दिखा देते हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको ऐसे करना भी पड़ेगा वर्किंग नोट बना के। पी के लिए फॉर 3 मंथ्स, आप हिंदी में लिख सकते हैं, पहले 3 महीनों के लिए, जनवरी से मार्च के लिए 2,20,000 का 10% निकाला गया है 3 महीने के लिए, क्योंकि जनवरी से मार्च के बीच में 3 महीने होंगे, तो ये 5,500 आ जाएगा। बाकी के 9 मंथ्स के लिए अप्रैल से दिसंबर का जो समय होगा वो कैपिटल 2 लाख रहेगी, क्योंकि इस 1 अप्रैल से पूंजियाँ दोनों की समान करने की बात की गई है। तो ये 2 लाख का 10%, 9 महीने के लिए 15,000 होगा। कुल ब्याज होगा पी के लिए 20,500। क्यू की अगर बात करें तो 1,80,000 पर 10% 3 महीने के लिए निकालेंगे तो 4,500 आएगा, और 9 महीने के लिए 2 लाख पर ब्याज 15,000 होता ही है, ऊपर भी आप निकाल चुके हैं, तो ये 19,500 हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्ट समझ में ज़रूर आ गया होगा। तो ये दो आइटम तो आपको समझ में आ गए, एक तो मैनेजर का कमीशन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद में पी का कमीशन है। तो जो पी का कमीशन है वो कितना है, पी का कमीशन क्वेश्चन में ऊपर दिया है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। पी का कमीशन इन्होंने बताया है कितना होगा, यहाँ दिया गया है। पी को 6,000 वार्षिक कमीशन मिलेगा और क्यू को 1,000 मासिक वेतन मिलेगा। तो इन दोनों को देख लीजिए कैसे किया गया है। पी का कमीशन दिया गया है कितना, 6,000, ये तो दिया ही गया है। और ये 12,000 कैसे आएंगे, 1,000 मासिक कहा गया है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। अब इसके बाद में और कोई आइटम इसमें शेष नहीं रहा जिसका हमें ट्रीटमेंट करना हो, तो 1,20,000 हमने इधर टोटल उतार लिए, ये इधर लिख लिए। ऊपर के 12,000, 20,500 और ये 19,500, ये जो कुछ भी है, वैसे कायदे से ये अमाउंट थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके यहाँ लिखिए, और ये 20,500 पर्टिकुलर्स के कॉलम में यहाँ, और नीचे 19,500 लिख के टोटल इन दोनों का, क्योंकि ये एक ही आइटम यहाँ लिखा गया है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा गया, ये एक खाते का नाम है, तो 2 बार अमाउंट आप बाहर नहीं लिख सकते। ये कैलकुलेशन पूरी कहाँ होनी चाहिए, ये दोनों अमाउंट अंदर होनी चाहिए, उनका जोड़ जो होगा 39,000, सॉरी 40,000, वो बाहर आना चाहिए। तो 12,000, 40,000 यहाँ बाहर होंगे, कितने होंगे, 40,000 और 6,000 और 12,000। ये घटाएंगे जब 1,20,000 में से, तो बचेगा कितना, 50,000। ये 50,000 चूँकि समान लाभ हानि ये बांटते थे, तो इनके बीच में 25,000 ये बांट दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हमें पता था कि इनकी पूंजियाँ 2,20,000 और 1,80,000 थीं, तो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन ये था कि इन दोनों की पूंजियाँ 1 अप्रैल को 2 लाख होनी है। तो यहाँ डेट का कॉलम नहीं है, आपको डेट का कॉलम डालना होगा, ठीक है, डेट डालिए। और ये तो 1 जनवरी को एंट्री होगी, और ये जो कैश वाली एंट्री होगी ये 1 अप्रैल को एंट्री होगी, अप्रैल 1 को। और 1 अप्रैल को क्यू जो हैं वो 2 लाख करने के लिए 20,000 रुपये लेके ही आएंगे। और इसी 1 अप्रैल को जो पी हैं वो 20,000 निकाल ले जाएंगे, क्योंकि इनकी पूंजी 2 लाख होनी चाहिए थी, 2 लाख तो इन दोनों की होनी है। तो इनका बैलेंसिंग फिगर ये नहीं है,
ये तो आपको पहले से पता है 2-2 लाख होगी। बैलेंसिंग फिगर दरअसल ये हैं, क्योंकि इनके 2,20,000 थे, पूंजी इनकी चाहिए कितनी, 2 लाख। तो 2,20,000 पहले से हैं, 2 लाख चाहिए बैलेंस के तौर पे, तो 20,000 रुपये ये निकाल ले जाएंगे टू कैश करके। और इनकी पूंजी 2 लाख चाहिए, इधर केवल 1,80,000 है, तो इधर टोटल पहले लिखेंगे, फिर यही टोटल यहाँ उतारेंगे 2 लाख। और हम देखेंगे कि यहाँ 20,000 का शॉर्टेज है, तो ये बाई कैश 20,000 ले आएंगे। ठीक है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में उनको मिलने वाले बेनिफिट्स यहाँ दिखाए जाएंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था पी और क्यू को 20,500, 19,500। पी का कमीशन था 6,000, क्यू की सैलरी थी 12,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इन दोनों को मिले थे 25,000 रुपये। तो ये 51,500 और 56,500 यहाँ टोटल में उतार लिए जाएंगे। ड्राइंग्स किया था पी ने 11,500 का, और जो क्यों हैं इन्होंने किया था 12,000। ये कहाँ से पता चला, ये ऊपर क्वेश्चन में है। देखिए, ओवन दिया था, जो आपके पी हैं उन्होंने ओवन दिया था 11,500 का अपनी बेटी को फर्म से ले करके उपहार के रूप में। और जो जो बाकी जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि क्यू अपना मासिक वेतन नियमित रूप से निकालता रहा। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो क्यू थे उनको 1,000 रुपये मासिक वेतन मिलना था, तो ये तो उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया। लेकिन वह इसी वेतन के अगेंस्ट जब मासिक वेतन निकालते रहे, अर्थात 1,000 रुपये मासिक रूप से निकालते रहे होंगे, तो ये जो 1,000 रुपये ये निकालते रहे, ये इनका ड्राइंग्स मान लिया जाएगा। तो 1,000 रुपये अगर ये ड्राइंग से निकाल रहे थे, तो इनका कुल मिला के कितना होना चाहिए, 1,000 गुणे 12, यानी कि कितना, 12,000। तो और पी का तो आप देख ही रहे हैं कि 11,500 का ओवन इन्होंने अपनी बेटी को दिया था। तो इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट में जो पी हैं उनको 11,500 दिखाया गया है, और जो क्यू हैं वो 12,000 दिखाया गया है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि 1,000 का वेतन उन्हें मिलना है मासिक, तो ये 12,000 का वेतन तो हो गया ना। लेकिन जब इन्होंने लिखा कि अपना वेतन निकालते रहे, तो निकालना मतलब फर्म से निजी उपयोग के लिए निकालना। ठीक, तो फर्म के लिए निजी उपयोग के लिए निकालना, इसे ड्राइंग माना जाएगा। और ये समझ लीजिए कि वेतन, आप ये भी कह सकते हैं कि जब उसको वेतन मिल ही रहा था तो फिर उसको ड्राइंग्स मानने की ज़रूरत क्या है, बिल्कुल वाजिब सवाल है। तो अगर उसको वेतन मिल रहा था तो वो वेतन फिर यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। अगर आप इसे ड्राइंग्स नहीं मानेंगे तो ये यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। तो जब यहाँ नहीं दिखाएंगे तो यहाँ भी नहीं दिखाने की सुविधा होगी। तो अल्टीमेटली ये 12,000 से 56,500 कम हो जाएगा, और यहाँ 12,000 घटाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के 44,500 ही रहेगा इनका बैलेंस करेंट अकाउंट में। लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप इन्हें सैलरी तो दे रहे हैं ना, और ये पैसा निकाल भी रहे हैं, तो इनका हिसाब भी तो कहीं दिखाओगे। तो वो हिसाब दिखाने के लिए यहाँ सैलरी भी दिखाएंगे और यहाँ पे रैंक्स भी दिखाएंगे। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम कुछ और बातें आगे करते हैं। देखिए, अतीत के समायोजन यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट, इसका मतलब क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि साझेदारी फर्म जो है उसमें विभाजन योग्य लाभ का उचित बंटवारा आप कर चुके होते हैं, और बाद में आपको ये पता चलता है कि कुछ समायोजनाएं करनी थी लेकिन वो करने से छूट गई। वो समायोजनाएं ब्याज से संबंधित हो सकती हैं, पूंजी या आहरण पर, साझेदारों के वेतन या कमीशन से संबंधित, साझेदारों में लाभांश के हिस्से आदि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो कम या ज़्यादा या छूटना जैसा हो सकता है। ये 6 पॉइंट में इन्होंने कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे पूंजी पर ब्याज दिया जाना था परंतु नहीं दे पाए, यह गलत दर से दे दिया। आहरण पर देना था ब्याज, परंतु उस पर ब्याज ना लेना, आहरण पर ब्याज लेना था लेकिन ना लेना, यह गलत दर से लगा देना ब्याज और ले लेना। साझेदारों को वेतन या कमीशन दिया जाना था परंतु या तो नहीं दिया, या जो नहीं दिया जाना था वो दे दिया। गलत लाभ हानि विभाजन अनुपात का प्रयोग हो जाना, आपने तय करा था कि आप लाभ हानि अनुपात जो है वह समान रखेंगे
और आपने उन्हें 2:1:1 में कर दिया तीनों में, या कोई भी अनुपात में कर दिया, तो समान नहीं हो पाया, समान की जगह कुछ और अनुपात हो जाए, या कुछ और होना था समान कर दिया। साझेदारों के ऋण पर ब्याज न देना, ऋण पर ब्याज तो 6% की दर से दिया ही जाता है अनिवार्यता, अगर वो छूट गया है तो उसका भी समायोजन करना पड़ेगा। और कभी कभी साझेदार के आहरण को सामान्य व्यय में लिख देना, सामान्य व्यय नहीं होता आहरण, ये उनका निजी खर्चा होता है। तो इनको अगर आपको करना हो तो आप कैसे करते हैं, ये आपको समझना होगा। देखिए ऐसा होता है कि जब ये इस तरह की हो जाती हैं गलतियाँ, तो बहुत बार किसी साझेदार को लाभ जो है वो अधिक मिल जाता है और किसी को कम मिल जाता है। तो साझेदारों के पूंजी खातों में समायोजन आवश्यक हो जाता है ताकि उनको वही लाभ मिले जो उन्हें मिलना था। ठीक है, ताकि ये जो गलतियां हैं इनका सुधार हो जाए। तो यह समायोजन खाते बंद करने से पहले भी हो सकता है और यह समायोजन खाते बंद करने के बाद भी हो सकता है। पहले अगर करना है तो पहले में तो जो भी छूट गया है उसे कर लिया जाता है, या कुछ एक्स्ट्रा हो गया है तो उसकी ऐसी एंट्री कर देते हैं जिससे कि उसका प्रभाव नलीफाई हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर हम खाते बंद कर चुके हों उसके बाद समायोजन करना हो तो हम फिर से खाते खोलते नहीं हैं, बल्कि हम उनके प्रभावों को देख लेते हैं और उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम एक संशोधित प्रविष्टि करते हैं, केवल एक। ठीक है, और वो जो हम करते हैं वो कैसे करते हैं ये हमें अभी सीखना है। एंट्री मैं आपको बता रहा हूँ। एंट्री करने से पहले हमें वो धनराशि पता करनी होती है जो हमें साझेदारों के बीच में बांटनी है, जिससे हम इस गलती को सुधार पाते हैं। तो वो समायोजन तालिका के माध्यम से हमें वह धनराशि पता चलती है। कैसे, अभी आप जान जाएंगे, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जो कहा जा रहा है उसको सुनते जाएं, केवल आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात समायोजन कैसे होगा। तो आप इतना जान लीजिए कि जो कुछ भी छूटा है वो क्या हो सकता है। पहले जैसे पूंजी पर ब्याज का लेखा ना किया जाना, करना था, ओमिट हो गया, भूल गए हम। आहरण पर ब्याज का लेखा ना किया जाना, करना था लेकिन नहीं किया। साझेदारों को वेतन या कमीशन ना दिया जाना, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना। तो ये सब अगर सुधारना होता तो हमें एक समायोजन तालिका, एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी होती है, जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमें किस साझेदार ने दरअसल गेन किया था और किस साझेदार ने सेक्रीफाइस कर दिया था। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है और जो गेनिंग पार्टनर होता या होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है। ठीक है, कैसे होगा इस चीज़ को हम समझते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण नंबर 4 है, जिसमें ये कहा गया है कि अनिल, जगन और पवन ये 3 साझेदार हैं। 5:3:2 इसमें लाभान बांटते हैं। इनके 50,000 और 40,000 की धनराशि की पूंजियां लगी हुई हैं फर्म में। उन्होंने एक वर्ष में 50,000 का शुद्ध लाभ भी कमाया है। आपस में लाभ हानि भी बांट लिया, 50,000 को इन्होंने आपस में इसी रेशियो में बांट लिया होगा। बाद में ये पता चला कि शुद्ध लाभ की गणना में निम्न मदों को इन्होंने शामिल ही नहीं किया, जैसे कि साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज नहीं देना था। आहरण पर ब्याज जो था अनिल से 2,000, जगन से 3,000 और पवन से 1,000 लेने थे, ये छूट गए लेना। अनिल को देय वेतन 6,000 था वार्षिक और कमीशन भी था 5,000, ये भी देना छूट गया। पवन का केवल वेतन था 7,200, ये भी देने से रह गया। अब आपसे कहा यह जा रहा है कि साझेदारों के पूंजी खातों को रोजनामचा प्रविष्टियों द्वारा नहीं कहा गया। प्रविष्टि मतलब एक ही प्रविष्टि करनी है, केवल एक एंट्री करनी है और उसी से समायोजित करना है। अब आप सोचिए कि इतनी सारी चीज़ें एक ही एंट्री से कैसे होनी है। तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक ऊपर अभी जो मैनेजर वाला हमने पूछा है वो भी बहुत आता है छोटे प्रश्नों में। देखिए एक एडजस्टमेंट टेबल की मैंने अभी बात की थी, वही यहाँ पर बनेगी। इसे आप समायोजन तालिका बोल सकते हैं। सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि जो जो एडजस्टमेंट छूटी हैं उन्हें लिखते जाएंगे। पहला क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो इंटरेस्ट जो कैपिटल पर होनी है वो
अनिल की, जगन की और पवन की होनी है। इंटरेस्ट की रेट ऊपर दी गई थी, अगर आप ध्यान से देखें वो है 6% वार्षिक। इनकी पूंजियां हैं 80,000, 50,000 और 40,000। अगर आप 80,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 संग 48, यानी कि ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 4800। और 5 छक्का 30 यानी कि 3,000 और 6 चौक 2400। तो ये अनिल और जगन और पवन को इनकी पूंजी खाते में क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसमें कोई डाउट। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 10,200। अच्छा, पार्टनर की सैलरी भी क्रेडिट होनी है उनके खातों में। तो सैलरी दी गई है 6,000 अनिल की है और पवन की है 7,200। जगन की कोई सैलरी नहीं है तो यहाँ डैश लगा दिया गया है। पार्टनर के कमीशन में 5,000 केवल अनिल को कमीशन मिलना है, ये ऊपर सूचनाएं हैं, बड़े आसानी से आप वहाँ से देख सकते हैं। और जगन और पवन, इनका कोई कमीशन नहीं है। तो इस तरह से ये धनराशियाँ 6,000, 7,200 मिला के 13,200 और 5,000 कुल मिलाकर के 28,400 होती हैं। फिर इसमें ये भी कहा गया है कि जो इनका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से आपको पता है पार्टनर्स के खाते डेबिट किए जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया गया है क्वेश्चन में 2,000, 3,000 और 1,000। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए इन्होंने बता रखा है कि आहरण पर ब्याज जो है वो 2, 3 और 1,000 हैं। तो आपने यहाँ पे आहरण पर ब्याज लिख लिए हैं। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, दरअसल ये एक लाइन यहाँ से, ये इतना एरिया एक लाइन नीचे आना चाहिए। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो ये वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा कि ये क्या करना है, लेस करना है। तो 15,800 मान लेते हैं अनिल जो है, इनको 4,800 इंटरेस्ट, सैलरी के 6,000 और 5,000 कमीशन के, कुल मिला के 15,800 से इनका खाता क्या होना था, क्रेडिट होना था। इसमें कोई दिक्कत, 15,800 से इनका खाता क्रेडिट होना था। लेकिन 2,000 तो इनसे ब्याज लिया जाना है, तो कुल मिलाकर के 13,800 रह गया, जो कि इनका खाता इतने से क्रेडिट होना चाहिए, हाँ या ना। इसी तरह से जगन जो है, जगन को 3,000 मिलने थे और 3,000 इनका इंटरेस्ट लग गया, तो इनको तो ना तो कुछ क्रेडिट होना है और ना डेबिट होना है। पवन को मिलने थे 9,600 और 1,000 रुपये का इंटरेस्ट उनसे लगा, तो इनको अभी क्रेडिट कितना होना है, 8,600 से। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को क्रेडिट होना है कितने से, 13,800 प्लस 8,600 यानी कि 22,400 से। लेकिन जब इन्हें इतने से क्रेडिट किया जाएगा, मतलब इन्हें इतना देगा, तो देने वाला को, इन्हें तो इतना मिल जाएगा। अनिल को 13,800, पवन को 8,600। ये देगा कौन, फर्म देगी ना। तो फर्म के लिए ये 22,400, कुल मिला के 13 और 8,600 समथिंग, ये 22,400 फर्म के लिए क्या हुए, खर्चा। खर्चा मतलब लॉस। तो अगर फर्म का लॉस होगा तो उसे बियर कौन करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे। तो ये 22,400 इन बढ़े हुए खर्चे यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन के चलते, और कुछ इनकम हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, तो वो कुछ खर्चे घट गए। जैसे कि ये खर्चे कुल मिला के वैसे तो थे 28,400, लेकिन 6,000 इंटरेस्ट के मिल गए, तो 22,400 ये फर्म का कुल नेट खर्चे हैं, जिन्हें आप नेट लॉस भी बोल सकते हैं, शुद्ध हानि बोल सकते हैं। यह हानि साझेदारों में उनके अनुपात में बांटी जाएगी। तो आप देखिए, डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस, फर्म की लॉस कितनी मानी गई, 22,400। ये वाली फर्म की कुल खर्चे 28,400 हुए थे, फर्म की इन एडजस्टमेंट के चलते 6,000 की कमाई हो गई थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में। तो 22,400 ये फर्म की नेट लॉस है। इसको 5-3-2 के अनुपात में जब बांटेंगे तो ये धनराशियाँ आएंगी 11,200, 6,720, 4,480। अब अनिल को क्रेडिट हमें करना था कितने से, 13,800 से। उन्हें डेबिट कितने से करना है, डेबिट का मतलब होता है ये ब्रैकेट का साइन, ये डेबिट दिखाता है। तो 11,200 से डेबिट करना है। तो कुल मिलाकर के अनिल को क्रेडिट करना था 13,800 से, डेबिट करना है 11,200 से। तो अनिल क्रेडिट होंगे, प्लस होंगे कितने से, 2,600 से। जगन जो है, इनको क्रेडिट तो किसी से होना नहीं था, 3,000 रुपये इन्हें केवल इंटरेस्ट मिलना था, 3,000 इनका ब्याज भी हो गया ड्राइंग्स पे।
तो इनको क्रेडिट तो कुछ होना नहीं था, इनको डेबिट होना पड़ेगा 6,720 से। तो ये कुल मिलाकर के डेबिट कितना है, 6,720। और पवन जो है इनको 8,600 मिलने थे और 4,480 इनके ऊपर लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर के 4,120 से ये क्रेडिट होंगे। तो अब देखने से हमें पता चलता है कि जो जगन है वो 6,720 से डेबिट होंगे, और जो अनिल और पवन हैं ये इनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से क्रेडिट होंगे। तो अगर आप एंट्री देखें तो एंट्री क्या होगी, जगन का खाता डेबिट हो रहा है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो जगन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,720, अनिल्स कैपिटल 2,600, पवन्स कैपिटल 4,120। ये प्लस हुए हैं तो इन्हें क्रेडिट कर दिया है, और जगन माइनस हुए हैं तो इन्हें डेबिट कर दिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर एडजस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरीज, कमीशन ओमिटेड इन प्रीवियस ईयर अकाउंट्स। पिछले साल के खातों में जो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, उसके लिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम एक टॉपिक और आज डिस्कस करेंगे, और वह टॉपिक कौन सा है, साझेदारों को लाभ की प्रत्याभूति यानी कि गारंटी। अब साझेदारों को लाभ की गारंटी से तात्पर्य क्या है, कभी कभी साझेदार यह समझौता करते हैं कि नया साझेदार जो आएगा उसे न्यूनतम राशि लाभ के रूप में या लाभ में उसके हिस्से के रूप में अवश्य मिलेगी, क्योंकि नए साझेदारों को नई फर्म में आते समय थोड़ी थोड़ी शंका, थोड़ा थोड़ा शक होता है कि पता नहीं नई फर्म में हमें लाभ मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो पुराने साझेदार में से कोई एक या सारे साझेदार, यानी कि उसे आप बोलेंगे सारे साझेदार जब एक साथ इस बात की प्रत्याभूत देंगे तो ये कहा जा सकता है कि फर्म ने उन्हें गारंटी दी नए साझेदार को कि उसे न्यूनतम धनराशि मिलेगी। तो ये इसका आशय ये होता है कि फर्म में चाहे लाभ हो या हानि ही क्यों ना हो जाए, उस साझेदार को लाभ में उतनी न्यूनतम राशि दी ही जाएगी जो कि अन्य साझेदारों ने या किसी एक साझेदार ने उसको देने की गारंटी दी है। तो हम इसे समझें कि ये कैसे हो सकता है, ये किसी एक साझेदार के द्वारा गारंटी दी जा सकती है, या कई साझेदारों के द्वारा मिलकर दी जा सकती है, या सारे साझेदार अर्थात फर्म के द्वारा दी जा सकती है। एक दो उदाहरणों से हम इन अलग अलग सिचुएशन को अभी समझ जाएंगे। ये कोई बहुत कठिन नहीं है, आसान है। देखिए ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कृष्णा, राज और दया ये तीन लोग हैं। 5-3-2 के अनुपात में आपस में लाभ हानि बांटते हैं। साझेदारी अनुबंध के अनुसार दया को प्रतिवर्ष कम से कम 10,000 रुपये अपने हिस्से के लाभ के प्राप्त होने हैं। कितने, 10,000। और किसको, दया को। ठीक। अच्छा, 2015 में शुद्ध लाभ हुआ 40,000। अब आपको लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है। तो आप चलिए 40,000 में जो इनका अनुपात है 5-3-2 में ज़रा बांटिए तो कितना आएगा। देखिए कृष्णा का आ रहा है 20,000, राज का 12,000 और दया का 8,000। लेकिन आपने दया को क्या गारंटी दे रखी है, अनुबंध कहता है कि दया को प्रतिवर्ष कम से कम 10,000 मिलेंगे, और दया को इस वर्ष मिल कितना रहा है, 8,000। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि दया को 10,000 मिलना था, 8,000 मिल रहे हैं, तो 2,000 रुपये कम मिल रहे हैं। तो ये 2,000 की कमी जो है यह इसे अन्य साझेदार देंगे, क्योंकि जब ये कहा गया कि साझेदारी अनुबंध के अनुसार दया को इतना मिलना है, इसका मतलब है कि अगर दया को 2,000 रुपये कम मिल रहे हैं तो ये बाकी के साझेदार कृष्णा और राज यानी कि फर्म अपने हिस्से से देगी। तो अपने हिस्से से वो कैसे देंगे, इस 2,000 को अगर प्रश्न में कहा गया होता कि कृष्णा ने इस बात की गारंटी दी या प्रत्याभूति दी दया को कि उसे 10,000 मिलेगा, तो ये सीधे सीधे 2,000 रुपये हम कृष्णा के खाते में डेबिट कर देते। लेकिन यहाँ किसी एक साझेदार ने इस बात की गारंटी दी है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि साझेदारी अनुबंध के अनुसार दया को प्रतिवर्ष कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे लाभ में हिस्से के तौर पे, जो कि नहीं मिल पा रहे हैं, 2,000 की कमी आ रही है। तो ये 2,000 बाकी के पार्टनर्स कृष्णा और राज अपने बचे हुए अनुपात में बांटेंगे। तो उनका बचा हुआ अनुपात क्या है, अगर आप दया को हटा दें तो बचेगा क्या, 5:3। तो अब देखिए इनके बीच में ये जो 2,000 हैं ये 5:3 में बांटे गए हैं। 5:3 का मतलब होता है 5 + 3 = 8। तो कृष्णा ने 5/8 कर लिया 2,000 का, 1,250 कृष्णा को बियर करना होगा और 750 राज को बियर करना होगा। तो इसकी
इसे कैसे दिखाएंगे? इसे इस तरह से दिखाएंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट उतार लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते नहीं, क्या लिखा जाता है? P&L अकाउंट, ठीक है। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये 40,000 था। इन 40,000 में से सीधी सी बात है कि कृष्णा को जो है वो कितने मिलने थे? कृष्णा को कुल मिला करके जो मिलना था वो कितना मिलना था 40,000 में? जरा सा समझ लीजिए। 40,000 में जब हम पहले बंटवारा कर रहे थे, हमने ऊपर अभी किया था, तो कितना कितना आ रहा था? 20, 12 और 8। तो हम यही लिख लेंगे। देखिए 40,000 में हमने क्या लिखा? 20, 12 और 8। यहाँ लिखा ना 20, 12 और 8। लेकिन हमने ये देखा था कि जो कृष्णा है वो 1250 बियर करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि दया को मिलने हैं 10,000, ठीक। तो 8,000 तो इन्हें मिल ही रहा था, उसमें से 1250 ये लेंगे कृष्णा से, तो प्लस किया 1250, यहाँ कृष्णा में 1250 माइनस कर दिया। दया राज से लेंगे 750, तभी तो इनके 2,000 बनेंगे ये पूरे, और इन 2,000 को 8,000 में जोड़ के 10,000 हो पाएगा। तो राज से ले लिए 750, तो राज से घट गए ना, हैं तो पैसे उतने ही 40,000 ही। तो वैसे ये 20, 12 और 8 में बंटते, लेकिन अभी इनको जब 10 देना है तो ये 18,750, 11,250 और 10,000 के रूप में कृष्णा, राज और दया में बंट सकेंगे। तो एक तो उदाहरण आपने प्रत्याभूति वाला ये पढ़ा, ये वो उदाहरण था जब फर्म द्वारा प्रत्याभूति यानी कि गारंटी दी जाती है किसी एक साझेदार को, ठीक। अब दूसरी बात, गगन, चमन और कमल साझेदार हैं, अनुपात 2:2:1 के लिए। परंतु कमल को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष उसके हिस्से में लाभों के रूप में गारंटी दी गई है। अब गारंटी दी गई है तो ये किसने गारंटी दी है ये हमें नहीं पता, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं शायद हमें सूचना मिले कुछ। इसके फलस्वरूप हुई कमी की पूर्ति चमन द्वारा सहन की जाएगी। अब ये गारंटी किसने दी? चमन ने। तो जो भी कमी आएगी वो किससे ली जाएगी? चमन से ली जाएगी। तो 31 दिसंबर 2014 को और 15 को समाप्त होने वाले दोनों वर्षों के लाभ क्रमशः 40 और 60,000 हमें मिले। दोनों वर्षों का आपको लाभांश समायोजन खाता बनाना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं शेयर इन प्रॉफिट कैसे आएगा। 40,000 में अगर हम करते हैं तो 40,000 में इनका 2:2:1 का अनुपात है, तो ये 16,000, 16,000 और 8,000 आने चाहिए। तो पहले साल का जो 31 दिसंबर 2014 का होगा, आप देख सकते हैं 40,000 था, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा? 40,000 इधर उतार लिए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके लिखा जाएगा। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन आप वही लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आप ब्रैकेट में बैलेंस की जगह क्या लिखिए? नेट प्रॉफिट जो दिया गया होता है, ओके। तो ये प्रॉफिट अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो अभी हमने कैलकुलेट करा उतना उतना हम यहाँ लिखेंगे। कितना? गगन को कितना मिलना चाहिए? देखिए इसको एक बार फिर से देख लीजिए। गारंटी किसको मिली है? कमल को 10,000 रुपये की, ओके। और चमन ने ये बात कही कि वह कमी जो होगी वो पूरी करेगा। तो हमने जो अभी अभी निकाला, तो गगन को कितना मिल रहा है? 16,000। चमन को कितना मिल रहा है? 16,000। और कमल को कितना मिल रहा है? 8,000। तो चमन ने तो कोई गारंटी दी, गगन ने कोई गारंटी दी नहीं थी। गगन को मिल कितना रहा है? 16,000। कमल को कितना मिल रहा है? 8,000, जबकि उसे मिलना कितना चाहिए था? कमल को मिलना चाहिए था 10,000। तो यहाँ कमी कितनी है? 2,000 की। तो आप देखिए यहाँ पे ज़रा नीचे, गगन अनअफेक्टेड हैं क्योंकि इनको 16,000 मिलना था, 16,000 मिलेंगे। ही इज़ नथिंग टू डू विद दिस कि चमन ने कमल को क्या गारंटी दी है। लेकिन कमल को मिलने थे 10,000 और मिले कितने हैं? 8,000। तो ये 8,000 में प्लस करना होगा 2,000, तभी तो इसे 10,000 मिल पाएंगे। और ये गारंटी दी थी चमन ने, तो चमन का जो 16,000 आ रहा था उसमें से 2,000 घट जाएंगे और यहाँ पे आएगा 14,000। गगन अनअफेक्टेड है क्योंकि गगन ने कोई गारंटी ना तो दी और ना ही ली। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि भाई चमन ने इतना बड़ा दिल क्यों दिखाया और उन्होंने ही क्यों गारंटी दी? तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर प्रमुख होता है और उसे साझेदारी फर्म को संचालित करने का जिम्मा होता है। मान लेते हैं कि वो चमन थे ऐसे, और चमन को कमल नाम का ये व्यक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति किसी एक तकनीकी योग्यता में बड़ा पारंगत है, और उस काम को करने के लिए चमन को लगता है कि कमल का होना उनकी फर्म में ज़रूरी है। लेकिन कमल मान लेते हैं कि पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जिनकी ज़रूरत है चमन को, लेकिन कमल ने ये शर्त रखी कि हम भाई कम से कम 10,000 रुपये अगर हमें नहीं मिले
लाभ में तो हम आपके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो चमन ने कहा कि ठीक है, हम आपको 10,000 मिनिमम देंगे और उससे ज़्यादा भी होगा तो वो आपका है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जब इस साल केवल 8,000 का हिस्सा मिल रहा है कमल को, तो उन्हें 2,000 अपने पास से चमन ने दे दिए हैं और अपना हिस्सा केवल 14,000 ही माना और उतना ही लिया। ठीक। अब आप ये भी कह सकते हैं कि गगन ने क्यों इसमें हिस्सेदारी नहीं की। तो आपसी अनुबंध किसी आधार पे हो सकता है, गगन ने हो सकता है पहले ही इस बात की अनुबंध कर रखा हो, इस बात की डील कर रखी हो कि हमें जितना मिल रहा होगा हम उतना ही लेंगे, हम किसी को कोई गारंटी नहीं देंगे। आपस में साझेदारों के बीच में कोई भी अनुबंध हो सकता है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2015 में ये लाभ हुआ था 60,000, और 60,000 में अगर आप देखें इनका अनुपात है 2-2-1। तो 2-2 अनुपात 1 में अगर 60,000 को आप बांटेंगे तो 24 और 12,000 आ रहा है। क्योंकि ये 12,000 है, जो गारंटी की जो धनराशि थी 10,000, उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे चमन को अपने हिस्से से कुछ भी निकाल के कमल को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह से 2015 का जैसे बनता है इजीली 60,000 2-2-1 के अनुपात में बांट दिए गए 24-24 12,000। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो टॉपिक है ये आज के लिए पर्याप्त है। कल हम ख्याति और उसकी गणना पढ़ेंगे। वैसे ये कंप्लीट थ्योरी है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो आज मुझे लगता है कि हम लोग इतना ही रखें, आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल पढ़ेंगे हम लोग ख्याति। ठीक है। तो एक बात और कहनी है कि अगर आपको जो भी वीडियो आज आपने सुना देखा, अगर आपको इसमें कोई सुझाव देने हो, क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाने की कवायद कोशिश आपके लिए है, आपके भले के लिए है। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप अपने सुझाव दे सकेंगे तो आपके सुझावों के आधार पे हम इस पूरी वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो आपकी लर्निंग है उसको और एनहेंस और इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों के बीच में शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई पर्पज़ नहीं है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को जिसको कॉमर्स में ये चीज़ें सीखनी हैं, अगर आपको लगता है कि वह उसका लाभ उठा सकता है तो आप उसके बीच में साझा ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुनते रहें, सीखते रहें।